हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अप्रैल मंथ का पार्ट 2 लेकर। देखिए, इसके बाद सिर्फ मई का बचेगा, क्योंकि जून जुलाई अगस्त का मैंने डेली करंट अफेयर्स बोल रखा था और इसकी मंथली पीडीएफ मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपने डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी किया होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस का वेट कर रहे होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। हालांकि अगर आप चाहें तो अभी भी पीडीएफ से पढ़ सकते हैं जून जुलाई अगस्त 3 मंथ की। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ मिलकर इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिलीज किया है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 49। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इंडिया की रैंक है 49। टॉप इसने किया है, स्वीडन ने टॉप किया है, यूएस सेकंड है और स्पेन है थर्ड। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज किया है। 4 पैरामीटर पर रिपोर्ट है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलेवेंस, रेडीनेस। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें 1946 में स्थापना हुई, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बॉडी इज माई ऑन, ये बुक किसने रिलीज की है? यूएनएफपीए द्वारा माई बॉडी इज माई ऑन बुक नहीं, रिपोर्ट रिलीज की गई। माई बॉडी इज माई ऑन रिपोर्ट रिलीज की है। पहली बार ऐसा हुआ है विश्व में बॉडी यानी शरीर की ऑटोनॉमी की बात की गई है। तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है माई बॉडी इज माई ऑन। इसमें बताया गया है वर्ल्ड में 55% वुमेन्स हैं जो अपनी हेल्थ केयर चॉइसेस यानी हेल्थ केयर से रिलेटेड डिसीजन ले सकती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात की जाए तो इंडिया की 12% महिलाएं ऐसी हैं शादीशुदा जो कि अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड डिसीजन ले सकती हैं। यूएनएफपीए की बात करें 1969 में स्थापना हुई थी। ये छोड़ दिया आप, नतालिया पैनम इसकी हेड हैं। अगला क्वेश्चन है, आई स्पेस यूएई के अनमैन्ड रोवर को मून पर लॉन्च करेगा कब तक? 2022 तक। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रखिएगा 2022 तक इसने कहा था। हालांकि यूएई का कहना है कि राशिद नाम का रोवर 2024 तक मून की सरफेस पर चला जाएगा। आई स्पेस जापानीज कंपनी है जो कि यूएई का रोवर राशिद को लॉन्च करेगी। यूएई की कैपिटल आपको पता है, करेंसी आपको पता है, याद रखिएगा, नोरा अल मतरोशी यूएई की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है, नोरा अल मतरोसी। अच्छा, इंडिया में एस्ट्रोनॉट को क्या कहेंगे? व्योमनॉट्स नाम रखिएगा। G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की सेकंड मीटिंग हुई है, किसने हेड किया है? तो ये उस समय की बात है जब सऊदी अरेबिया के पास प्रेसिडेंसी थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि G20 में 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आता है। 1999 में स्थापना हुई थी G20 की। हालांकि 2008 से आपकी G20 में कंट्री के हेड बैठक में पार्टिसिपेट लेते हैं। चेयरमैन कौन है? मारियो द्रागी इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। इटली के पास प्रेसिडेंसी है 2021 की। अटल इनोवेशन मिशन 2018 में लॉन्च हुआ था। अटल इनोवेशन मिशन किसका? नीति आयोग का फ्लैगशिप इवेंट है। हाल ही में डसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है अटल इनोवेशन मिशन ने। स्टेम बेस्ड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए यंग माइंड्स में, तो डसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन अटल इनोवेशन आपस में पार्टनरशिप की है। अच्छा, अटल इनोवेशन मिशन किसका है? नीति आयोग का। 2018 में लॉन्च किया गया था अटल टिंकरिंग लैब को प्रमोट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरोकिया सीरीज वर्ल्ड का फर्स्ट अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोजेक्ट है, यानी कि आप इससे हाथ धुलेंगे तो लंबे समय तक बैक्टीरिया रहित रहेंगे। ये किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ड्यूरोकिया सीरीज इसको आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको लॉन्च कर दिया है। 99.99% जर्म्स को मारता है। 35 नैनो स्केल कोटिंग जो 35 दिनों तक यानी टिल अगली नेक्स्ट वॉश तक आपको डिफेंस प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया से। अच्छा, ये इंडिया और किर्गिस्तान की ज्वाइंट स्पेशल फोर एक्सरसाइज खंजर हाल ही में कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो खंजर पहली बात तो इंडिया और किर्गिस्तान की एक्सरसाइज है। 8वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है बिस्केक में, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो खंजर जो है इंडिया और किर्गिस्तान की क्या है? आर्मी एक्सरसाइज है। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिस्केक, करेंसी क्या है? शोम। प्रेसिडेंट है सदर ज़ैपरोव। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस डेट को मनाया जाता है? तो ये देख लीजिए, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। इस बार 30वां वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। थीम क्या है? एडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन न्यू वर्ल्ड। याद रखिएगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया 1963 में स्थापना हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर है। अच्छा, जितनी भी एविएशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज या फिर बॉडीज हैं उनका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में ही है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफ इंडिया इन्होंने हाल ही में एमओयू साइन किया है कितने इंडियन विलेजेस में डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और माइक्रोसॉफ्ट ने 100 विलेजेस में डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एमओयू साइन किया है। देख लीजिए, 6 स्टेट्स के 100 विलेजेस में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और माइक्रोसॉफ्ट ने आपस में पार्टनरशिप की है। क्या? डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? 100 गाँवों में जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 6 राज्यों के 100 गाँव में
फार्मर इंटरफेस को और बेहतर बनाएगा। तो बस इतना ही याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए पिछले 1 साल का क्या क्लाउड डाटा भी यूज़ करेगा। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, सीईओ है सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये बुक किसने लिखी है? सुरेश रैना की बुक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बस इतना ही याद रखिएगा। एक मात्र फर्स्ट बैट्समैन है जिन्होंने टेस्ट, ओडीआई, टी20 तीनों इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी बनाई है। किस होटल ग्रुप द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ईईएसएल के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो ओबराय ग्रुप ने ईईएसएल के साथ पार्टनरशिप की है ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। ईईएसएल की बात करें 2009 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और ओबराय ग्रुप आपको पता ही है काफ़ी बड़ी होटल चेन है। अच्छा, ये ईईएसएल ये सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिन्होंने मिलकर स्थापित किया था ईईएसएल को। अगला क्वेश्चन है अब्दुलहब असौरी, इन्होंने 13वें इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन को जीता है। अरेबिक फिक्शन के लिए 13वां इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है जिसको अब्दुलहब असौरी जिन्हें जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये देख लीजिए, अब्दुलहब असौरी ये जो है फर्स्ट अल्जीरियन राइटर है, इन्होंने 13वें इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन को जीता है। तो याद रखिएगा अब्दुलहब असौरी अल्जीरिया से बिलोंग करते हैं, पहले पर्सन हैं जिन्होंने इस प्राइज को जीता है। अगला क्वेश्चन है WWF इंडिया इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? WWF इंडिया इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं विश्वनाथन आनंद। कौन है? विश्वनाथन आनंद। बस इतना ही याद रखिए, WWF इन्वायरमेंट इंडिया एजुकेशन प्रोग्राम के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं विश्वनाथन आनंद। देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी बात करें 1961 में स्थापना हुई, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, मार्को लैम्बर्टिनी इसके डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है सेंड मनी अब्रॉड फीचर किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने सेंड मनी अब्रॉड फीचर लॉन्च किया है। देखिए सेंड मनी अब्रॉड फीचर लॉन्च किया है, इसका मतलब स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप की होगी। स्विफ्ट मतलब फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो एक्सिस बैंक ये जो इन्होंने जो लॉन्च किया है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर यानी सेंड मनी अब्रॉड, वो एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप के थ्रू जाएगा स्विफ्ट कोड के माध्यम से। एक्सिस बैंक की बात करें 1993 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, वर्तमान में अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है पीएनबी @ईज इनिशिएटिव, ये पीएनबी द्वारा लॉन्च किया गया। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई थी। पीएनबी @ईज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। हाल ही में पीएनबी का 127वां स्थापना दिवस मनाया गया है 12 अप्रैल को। उसी मौके पर पीएनबी @ईज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। पीएनबी की बात करें 1894 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, SS मल्लिकार्जुन राव इसके MD एंड CEO हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव मेरे ख्याल से 2016 में लॉन्च किया था। ये देखिए 2016 में लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। चर्चा में इसलिए क्योंकि 5 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और इस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की है। क्या? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम कौन सी डिपार्टमेंट की है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए DPIIT ने 945 करोड़ दिए हैं। कितने? 945 करोड़। तो आप याद रखिएगा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 4 वर्षों के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। 2021-22 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 945 करोड़ दिए हैं DPIIT ने। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के 5 वर्ष कंप्लीट हुए थे, उस दौरान प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट भी ऑर्गेनाइज की गई। अगला क्वेश्चन है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो ये हुई है ताशकंद में। मीराबाई चानू ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है 119 kg उठाकर। तो ये है मीराबाई चानू, आपको पता ही है, टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता है इन्होंने। तो ये आप बस इतना कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ताशकंद में हुई है। 1969 से हो रही है मेंस के लिए और 1988 से वुमेन्स के लिए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन मनाता है? यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को की बात करें 1945 में स्थापना हुई, पेरिस में हेडक्वार्टर है, ऑड्रे अजोले इसकी DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 14 गोल्ड मेडल जीते हैं, 14 मेडल जीते हैं। ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये हुई है अलमाटी कजाकिस्तान में। बस इतना याद रखिए, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इसका 34वां एडिशन हुआ था। इसमें इंडिया ने कितने 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि कुमार दहिया ने, विनेश फोगाट ने, अंशु मलिक ने,
सरिता मोर ने और दिव्या कक्कड़ ने, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। बस इतना याद रखिएगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? 34वां एडिशन हुआ है कजाकिस्तान में। इससे पहले 2020 में न्यू दिल्ली में हुआ था। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मैक्स वर्स्टपेन, ये F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है। इन्होंने कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बस यही इंपॉर्टेंट है कि मैक्स वर्स्टपेन रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। देखिए फार्मूला 1 की बहुत सारी रेसें होती हैं तो आप याद नहीं कर सकते हैं, बस इतना रखिए मैक्स वर्स्टपेन रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा लैंडो नॉरिस मैकलैरन के लिए हैं, मतलब कि ड्राइव करते हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन तो आपको पता ही मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो कंट्री और ड्राइवर याद रखिएगा। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2022 में किस कंट्री द्वारा होस्ट किए जाएंगे? तो चाइना द्वारा होस्ट किए जाएंगे। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स दोनों। तो एशियन पैरा गेम्स इसका चौथा एडिशन चाइना होस्ट करेगा। इसके लिए मस्कट है फीफी, ये देख लीजिए फीफी है मस्कट। बस इतना ही याद रखिएगा। इसमें फर्स्ट फी का मतलब होता है बर्ड फ्लाइंग, ठीक है। सेकंड फी का मतलब होता है मेंटल टेनेसिटी। बस इतना ही याद रखिएगा। चौथे पैरा गेम्स कहाँ होने जा रहे हैं? चौथे एशियन पैरा गेम्स चाइना में होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो एशियन गेम्स होते हैं वो भी चाइना में होने जा रहे हैं। तो 4 वर्षों के अंतराल पर ये होते हैं। फर्स्ट टाइम एशियन पैरा गेम 2010 में हुए थे गांगझाओ, वो ये भी चाइना में हुए थे। लास्ट इवेंट जकार्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रही है? रशिया 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगी। 2 दशकों से यूएस की मदद से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी हेल्प, मतलब कि उसको यूज़ कर रहा था रशिया, लेकिन मॉस्को ने कहा है कि 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे। अच्छा, जो अभी स्पेस स्टेशन है वो कब लॉन्च हुआ था? तो 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 5 कंट्रीज़, 5 स्पेस एजेंसीज का ग्रुप है। 1998 में लॉन्च हुआ था पहला स्पेस स्टेशन जो कि वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है इटली द्वारा इंडिया में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात में इटली का पहला मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। ये लीजिए इटली अपना पहला मेगा फूड पार्क बना रहा है। कहाँ पे? गुजरात में। बस इतना ही याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया में टोटल मेगा फूड पार्क कितने बन रहे हैं ये आपको पता ही है। 41 अप्रूव्ड है, 42 टोटल बनेंगे, लेकिन जो आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसके तहत 41 ही अप्रूव्ड है। तो पहला इटली द्वारा निर्मित मेगा फूड पार्क कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। इटली कैपिटल पता ही है आपको, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला, प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी। अगला क्वेश्चन है साइंस एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा होस्ट किया गया। कौन सा एडिशन? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने साइंस एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका का 40वां एडिशन होस्ट किया है। क्या? 40वां एडिशन। तो बस इतना याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने साइंस एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका इसका 40वां एडिशन होस्ट किया है। देखिए अंटार्कटिका में इंडिया के 2 परमानेंट रिसर्च बेस हैं, भारती और मैत्री, ये आपको याद रखना है। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 कहाँ हुई है? तो यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 ये हुई है आपकी न्यूयॉर्क यूएसए में। पहली बार यूएन फूड सिस्टम समिट हुई है 2021 के लिए न्यूयॉर्क में। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसके लिए लोगों को आमंत्रित किया है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के लिए डिकेड ऑफ एक्शन घोषित किया गया है 2020 से 2030 को। उसी परिप्रेक्ष्य में हुई है यूएन फूड सिस्टम समिट 2021। किसने ऑर्गेनाइज किया है? यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने। अच्छा, एसडीजी 17 गोल्स हैं आपको पता ही है, उसके अलावा 169 टारगेट भी हैं एसडीजी में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लीवर डे, ये किस डे को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। देखिए लीवर जो है ब्रेन के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी में। लीवर डिजीज ABC एल्कोहल और ड्रग, मतलब कि हेपेटाइटिस ABC और एल्कोहल के साथ साथ ड्रग से भी होती हैं। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस ABC इससे कौन सी डिजीज होती है, फिर कौन सा अंग अफेक्टेड होता है, एल्कोहल से और ड्रग से। तो लीवर, वर्ल्ड लीवर डे का थीम क्या है? कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अगला क्वेश्चन है मुगेल मारियो डायस कैनेल, ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हुए हैं किस कंट्री के? कम्युनिस्ट पार्टी के। तो मुगेल मारियो डियाज कैनेल ये क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सेक्रेटरी जनरल हैं। देखिए रशिया में, क्यूबा में और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी हैं, तो वहाँ पे उनके सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हो किए जाते हैं। मोस्टली वही लोग बाद में प्रेसिडेंट बन जाते हैं। देखिए जैसे सी जिनपिंग है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हेड हैं शी जिनपिंग। ये हैं आपके मुगेल मारियो डायज कैनेल, क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं। क्यूबा की बात करें, कैपिटल है हवाना, करेंसी क्या है? क्यूबन पेशो।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया और किस कंट्री द्वारा मरीन इन्वायरमेंट से प्लास्टिक को रोकने के लिए एग्रीमेंट किया गया है? तो इंडिया और जर्मनी ने मरीन इन्वायरमेंट में प्लास्टिक मुक्त करने के लिए आपस में एग्रीमेंट किया है, इंडिया और जर्मनी ने। ये देख लीजिए, हाल ही में नई दिल्ली में वर्चुअल तरीके से जो मीटिंग की गई मरीन इन्वायरमेंट प्लास्टिक को एंटर करने से रोकने के लिए, उसमें इंडिया और जर्मनी कहा कि वो टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। जो इंडिया जर्मनी के बीच में ये मीटिंग हुई वर्चुअल तरीके से, उसका टाइटल क्या था? सिटीज़ कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन इन्वायरमेंट। तो यही एक प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा मरीन में प्लास्टिक को रोका जाएगा। इंडिया और जर्मनी ने आपस में पार्टनरशिप की है। स्वच्छ भारत मिशन 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खर्च करना जर्मनी। देख लीजिए, कैपिटल बर्निंग करेंसी यूरो, चांसलर है एंजेला मर्कल। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड ये कब से दिए जा रहे हैं? तो ये 1966 से मेरे ख्याल से दिए जा रहे हैं। ट्यूरिंग अवार्ड आपको कल ही बताया था मैंने, नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटिंग इसको कहा जाता है। इस बार दोनों को दिया गया है। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा दोनों को दिया गया है। अल्फ्रेड वेनोआहो और जेफरी डेविड उलेमन, ये दो लोग हैं जिनको ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। कंप्यूटर की फील्ड का नोबेल प्राइज बनाया जाता है, आप इतना याद रखिएगा। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी यूएसए द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते, इनको इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ली सक्सेसफुली। ये कहाँ है माउंट अन्नपूर्णा? तो इंडिया में ही, महाराष्ट्र में। पहली बार मैंने नाम सुना है। 10वीं हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की, माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्रियंका मोहित्रे जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्होंने सक्सेसफुली क्लाइम कर लिया है। आईटीबीपी द्वारा वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो उत्तराखंड के टिहरी डैम में वाटर स्पोर्ट एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है आईटीबीपी ने। देख लीजिए, वाटर स्पोर्ट एडवेंचर इंस्टीट्यूट आईटीबीपी ने टिहरी डैम उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया है। बस ये जो वाटर एडवेंचरस स्पोर्ट होते हैं इनको बढ़ावा देने के लिए। आईटीबीपी का बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डीजी थे एसएस देसवाल। अच्छा, मोटो है क्या? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में स्टार्ट हुई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया की पहली पार्टी है जिसने डोनेट करने वाले का एंटिटी का नाम भी बताया है, डिक्लेयर किया है कि भैया इस एंटिटी ने डोनेट किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। इसमें 1000 यानी कि 1000 × 10 के मल्टीपल में ही आप रुपए जमा कर सकते हैं। 1000 से लेके 1 करोड़ या मैक्सिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है। इसमें जो बंदा रुपए देता है, डोनेट करता है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए अथॉराइज्ड है। हालांकि अगर आपने बॉन्ड जारी कर दिए हैं तो फिर 15 दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा उसमें से रुपये निकाल लीजिए, वरना वो प्राइम मिनिस्टर वाले फंड में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी, जब ऑयल क्राइसिस आए थे 1973 के, उसके बाद। CO2 एमिशन इंडिया का अगर बात की जाए तो 1.4% अधिक रहा है पिछले वर्ष से, 30 मिलियन टन हायर रहा है 2019। ठीक है, एज पर इंटरनेशनल एनर्जी रिपोर्ट। कोल की जो डिमांड है वो 9% बढ़ गई है, क्योंकि एनर्जी डिमांड इंडिया में बढ़ी है इसलिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2020 में थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से एमिशन ड्रॉप हुआ था, वापस ट्रैक पे आ गया है। IEA का हेडक्वार्टर है पेरिस में। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद। अगला क्वेश्चन है, आर्मी जनरल MM नरवणे, इन्होंने आर्मी चीफ कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हुई है? बांग्लादेश में हुई है आर्मी चीफ कॉन्क्लेव। ये देख लीजिए, जो वर्तमान में 28th आर्मी चीफ हैं, उन्होंने आर्मी चीफ कॉन्क्लेव बांग्लादेश में पार्टिसिपेट किया। इसमें शांतिर अग्रसेना जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसके साथ साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया। शांतिर अग्रसेना हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो ये सब कुछ आपको पता ही है। बांग्लादेश की कैपिटल, करेंसी और प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इसके कितनी बॉडीज़ की इंडिया जो है इलेक्ट हो चुका है? तो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की 3 बॉडीज़ में इंडिया इलेक्ट हो चुका है। देखिए, 3 बॉडीज़ में इंडिया जो है 3 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट हो चुका है। पहली बॉडी है CCPCG से, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ UN एंटिटी फॉर जनरल इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की तीनों बॉडीज़ में इंडिया 3 वर्ष के लिए इलेक्ट हो चुका है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की बात करें, 1945 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है ओ जून। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर्स डे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, यानी अर्थ डे किस डेट को मनाया जाता है? सभी को पता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार? रिस्टोर और अर्थ। इसको बनाता कौन है? UNEP। UNEP की बात करें, 1972 में स्थापना हुई, नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर है। इंजर एंडरसन इसके हेड हैं।
अगला क्वेश्चन है अर्जुन कल्याण, ये 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं अर्जुन कल्याण। देखिए जो 69वें बने हैं वो पढ़ा चुका हूँ मैं जून या जुलाई की करंट अफेयर्स में, आप लोगों ने पहले ही उसको रिवाइज कर लिया होगा तो वो देख लीजिएगा। अर्जुन कल्याण तमिलनाडु से हैं, ये 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में बने थे, कौन? विश्वनाथन आनंद। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, वो पहली बार इन्हीं को ही मिला था, विश्वनाथन आनंद जी को। वर्ल्ड चेस फेडरेशन की बात करें 1924 में स्थापना हुई, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और बाकी प्रेसिडेंट देख लीजिए किर्शन, जो कि अजीब सा नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है विप्रो किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाली कंपनी बन जाएगा? तो 2040 तक मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। हाँ 2040 तक। एग्जाम में आपसे पूछेंगे 2040 तक इनमें से कौन सी कंपनी नेट जीरो GHG एमिशन वाली कंपनी बन जाएगी? तो विप्रो 2040 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाली कंपनी बन जाएगी। विप्रो की बात करें 1945 में स्थापना हुई, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। ऑनर अजीम प्रेमजी, अच्छा ये थियरी डेला पोर्टे इसकी CEO हैं, आप इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया है? लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज इसको होस्ट किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इसको होस्ट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। 2 दिनों तक ये पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसकी 5th एनिवर्सरी के मौके पर ये मनाई गई थी, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। थीम क्या था? और कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030 ये था। 40 यानी 40 देशों के लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यूएस ने मनाया था इसको, क्या? लीडर समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। COP26 ग्लासगो में हो रहा है नवंबर 2021 में, ये आपको याद रखना है। जीसी मुर्मू हाल ही में OPCW के एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं, कितने समय के लिए? 3 वर्षों के लिए बने हैं। इस समय इंडिया के 14th कैग हैं जीसी मुर्मू। हाल ही में OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसके 3 वर्षों के लिए क्या बने हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं। OPCW कहाँ है? हेग में स्थित है, हेग नीदरलैंड में। जीसी मुर्मू फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, वर्तमान में 14th कंट्रोलर जनरल हैं इंडिया के। अच्छा फर्स्ट कैग इंडिया का कौन थे? वी नरहरि राव। जो कैग का अपॉइंटमेंट होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 के तहत होता है। अच्छा ये OPCW इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा बस, हेग नीदरलैंड में है, 1997 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस में ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 6वां एडिशन हुआ है ग्लोबल फोरम फॉर टीबी वैक्सीन, देख लीजिए 6वां एडिशन हुआ है ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन। कहाँ पे हुआ है? टोलॉज फ्रांस में हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो याद रखिएगा 6वां एडिशन ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन फ्रांस में हुआ है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 2021 किसने होस्ट किया? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 2021 को लंदन द्वारा होस्ट किया गया है। न्यू दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है किसने? अरविंद केजरीवाल जी ने। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली को रिप्रेजेंट किया गया है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में 40 सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव थे। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 2021 को लंदन ने होस्ट किया। ये एक एनुअल समिट है, याद रखिएगा। इस बार थीम क्या है इसका? द फ्यूचर ऑफ कल्चर। क्या है थीम? द फ्यूचर ऑफ कल्चर। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 2012 में लंदन में ही स्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है नेस्कॉम की नए चेयरपर्सन कौन बनी है? तो नेस्कॉम की नए चेयरपर्सन हैं रेखा एम मेनन। ये देख लीजिए रेखा एम मेनन जो कि एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन है, वो नेस्कॉम की नए चेयरपर्सन बनी है। रेखा एम मेनन पहली महिला हैं जिन्होंने नेस्कॉम की 30 वर्ष की हिस्ट्री में चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला है। रेखा एम मेनन ने किसको रिप्लेस किया है? यूबी प्रवीण राव को। ठीक है, यूबी प्रवीण राव को। नेस्कॉम की बात करें नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, 1988 को स्थापना हुई। प्रेसिडेंट है आर चंद्रशेखर, चेयरपर्सन है यूबी प्रवीण राव थे। अब रेखा एम मेनन हो गई है नेस्कॉम की चेयरपर्सन। अगला क्वेश्चन है बोआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 कहाँ पे हुआ है? तो हर वर्ष की तरह चाइना में ही हुआ है बोआओ फोरम। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है वैसे ही बोआओ फोरम की बैठक होती है। बोआओ फोरम साउथ चाइना के हैनान प्रोविंस में हुई है बोआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस। थीम क्या है? अ वर्ल्ड इन चेंज, बस इतना याद रखिएगा। बोआओ फोरम चाइना के हैनान प्रोविंस में हुई, इसकी थीम है अ वर्ल्ड इन चेंज। बोआओ फोरम फॉर एशिया 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है मतलब सेक्रेटरीट है कहाँ पर? बीजिंग में। चेयरमैन है साउथ कोरियन बैन की मून, यानी साउथ कोरिया के पास प्रेसिडेंटी है बोआओ फोरम की। TCS इन्होंने फर्स्ट
फुल्ली डिजिटल बैंक किस कंट्री में लॉन्च किया है? फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक मतलब कोई भी फिजिकल शाखा ब्रांच नहीं होगी, तो टीसीएस ने इजराइल में फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक लॉन्च किया है। देखिए, इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इजराइल में क्या कर रही है? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा। फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक इजराइल में लॉन्च किया गया है, बस इतना ही नाम याद रखिएगा। पिछले 40 वर्षों से इजराइल में काम कर रही है और इन्होंने फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक कहाँ पे लॉन्च किया है? इजराइल में लॉन्च किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें 1968 में स्थापना हुई थी। सीईओ है राजेश गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ये देख लीजिए, हर वर्ष 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। यूनेस्को इसको मनाता है। थीम क्या है इस बार वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे का? टू शेयर आ स्टोरी। क्या है थीम? टू शेयर आ स्टोरी। आपको याद रखना है, यूनेस्को हर वर्ष वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित करता है। 2021 में वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सी है? तिब्लिसी, जॉर्जिया की एक सिटी है तिब्लिसी, वो वर्ल्ड बुक कैपिटल है। देखिए 1995 से यूनेस्को जनरल असेंबली कॉन्फ्रेंस ने हेल्ड मतलब कि कहा था कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इसी डेट को यानी 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। यूनेस्को की बात करें तो काफ़ी बार डिस्कस है। तिब्लिसी याद रखिए वर्ल्ड बुक कैपिटल है 2021 के लिए। अगला क्वेश्चन है यूएनओडीसी, इन्होंने लॉकडाउन लर्नर सीरीज इंडिया में लॉन्च की है। यूएनओडीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मेरे ख्याल से लंदन में नहीं, वियना में हेडक्वार्टर। वियना में हेडक्वार्टर है यूएनओडीसी का। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूएनओडीसी का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। 1997 में स्थापना हुई थी। घाटावेले इसके हेड हैं। अच्छा, यूएनओडीसी ने क्या किया है? लॉकडाउन लर्नर सीरीज इंडिया के लिए लॉन्च की है। इंडिया के फ्लैगशिप देखिए यूएनओडीसी का एक इनिशिएटिव है एजुकेशन फॉर जस्टिस। एजुकेशन फॉर जस्टिस किसका इनिशिएटिव है? यूएनओडीसी का। उसी के तहत लॉकडाउन लर्नर सीरीज लॉन्च की है इंडिया में। किसने? यूएनओडीसी ने। यूएनओडीसी का हेडक्वार्टर याद रखिएगा वियना में। एनआईआईटी, इन्होंने यूएस के साथ एक एमओयू साइन किया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में सर्विस मैनेजमेंट एग्रीमेंट के लिए। ये कितने टाइम के लिए किया गया है? तो 5 वर्ष के लिए किया गया है। और एनआईआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का यूएस के साथ एमओयू है, तो कुछ खास नहीं है हमारे लिए। एजुकेशन की फील्ड में स्किल एंड टैलेंट डेवलपमेंट पे काम करेंगे दोनों लोग साथ में मिलकर। तो ये 5 वर्ष के लिए एमओयू साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुमाला सिन्हा सहगल, इन्होंने 2021 के लिए नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है। रुमाना सिन्हा सहगल कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 2021 का नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है रुमाना सिन्हा सहगल, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। ये है रुमाना सिन्हा सहगल। 2021 का क्या? नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है। बाकी कई सारे अवार्ड जीते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा एडिशन किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है? सीजन जो मानसून सीजन रहता है उसके एक वीक बाद गड्ढे खोदे जाते हैं मनरेगा के तहत, और फिर अगले साल उसमें वाटर मतलब स्टोर करने के लिए इनिशिएटिव किया जाता है। इसीलिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2018 में। अगला क्वेश्चन है कैनबिस की कल्टीवेशन को किसने अलाउ कर दिया? तो लेबनान ने कैनबिस के कल्टीवेशन को अलाउ कर दिया है। तो फर्स्ट अरब कंट्री है जिसमें मार्जुआना को लीगली ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ कैनबिस के कल्टीवेशन के लिए अप्रूव कर दिया है। ये लेकिन मेडिकल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होगा। ये लेबनान आप देख लीजिए, सीरिया और इजराइल के पास है लेबनान। कैपिटल है बैरूत, करेंसी क्या है? पाउंड। प्रेसिडेंट कौन है? माइकल ऑन। अगला क्वेश्चन है यूएसए में वर्ल्ड गेम्स का कौन सा एडिशन खेला जाता है? तो मेरे ख्याल से 11वां एडिशन है। ये देख लीजिए, वर्ल्ड गेम्स का 11वां एडिशन यूएसए में खेला जाएगा। यूएसए के अल्बाना में खेला जाएगा वर्ल्ड गेम्स का 11वां एडिशन। फर्स्ट इवेंट वर्ल्ड गेम का 1981 में हुआ था, वो कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। 2021 में बर्मिंघम वर्ल्ड गेम्स 2022 बर्मिंघम, मतलब 2021 में पहले होने वाला था, बाद में इसको 2022 में वर्ल्ड गेम्स कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामित्व स्कीम के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एस इसमें क्या है? तो एस आपको पता ही है, सर्वे है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, स्वामित्व स्कीम में एस जो है सर्वे है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 24 अप्रैल को लॉन्च की थी, 24 अप्रैल 2020 को। इसमें क्या होता था? ग्राम पंचायत की जो एसेट्स हैं उनकी जियो टैगिंग की जाएगी, ठीक है, जियो मैपिंग की जाएगी। इसमें आपका डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे। स्टार्टिंग में 6 राज्यों में स्वामित्व स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है, आपको ये जरूर याद रखना है। हालांकि अब कई राज्यों में होगी तो वो पढ़ने वाली बात नहीं है। अलीरेजा फिरोजा, इन्होंने
बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 को जीता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ईरान से बिलोंग करते हैं। और ख़ास बात क्या है? मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। ये हैं आपके अली रेजा फिरोज़ा, 16 वर्ष के हैं मात्र, और मैग्नस कार्लसन को हरा के इन्होंने ये जो ये आपका बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 है, इसको जीत लिया है। मैग्नस कार्लसन अपने आप में देखिए वर्ल्ड चैंपियन है वो, उनको हराना तो इसका मतलब न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो 16 वर्ष के हैं, ईरानियन रिफ्यूजी अली रेजा फिरोज़ा। ये कहाँ इस समय रह रहे हैं? पेरिस में रह रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, फिडे की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जो भी है, इसका फुल फॉर्म अजीब से रहते हैं। अरे फ्रेंच लैंग्वेज में रहते हैं ना, जैसे फीफा का फुल फॉर्म, फिडे का फुल फॉर्म FIH का फुल फॉर्म। ये फिडे की स्थापना हुई थी 1924 में, लोसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। चेस की जितनी इंटरनेशनल संस्थाएं मतलब कि कॉम्पिटिशन होती हैं, यही ऑर्गेनाइज करता है। आर्ची वर्ल्ड कप 2021 कहाँ हो रहा है? तो ग्वाटेमाला में हो रहा है आर्ची वर्ल्ड कप 2021। बस मेरे ख्याल से इतना ही इंपॉर्टेंट है, आर्ची वर्ल्ड कप 2021। इसके लिए इंडियन वुमेन टीम निकल चुकी है, कई सारे लोग निकल चुके हैं। इंडिया 5वां बार गोल्ड जीता है वर्ल्ड कप में। आर्चरी वर्ल्ड कप आप याद देखिएगा, बाकी इतना पुराना आपका ये नहीं पूछेंगे कि किसने किसने गोल्ड मेडल जीता है, किसने क्या जीता है। हाँ, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन द्वारा 2006 से ये आर्चरी वर्ल्ड कप मनाया जा रहा है। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लोसाने में है। अगला क्वेश्चन है, आरिस फातिमा मात्र 4 वर्ष की हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का यंगेस्ट प्रोफेशनल अवार्ड जीता है, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, पूरे विश्व में एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्रोग्राम या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एग्जाम। इसमें ये जो आरिस फातिमा मात्र 4 वर्ष की हैं, 831 का स्कोर किया है, जबकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 700 ही मार्क्स चाहिए। तो देखिए टैलेंट कहीं भी हो सकता है, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान। तो उन्होंने 831 मार्क्स सिक्योर किए हैं। आरिस फातिमा मात्र 4 वर्ष की हैं, कराची से बिलोंग करती हैं और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एग्जाम को जीत लिया है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, 1975 में स्थापना हुई थी, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। अगला क्वेश्चन है, NV रमन्ना इंडिया के कौन से नंबर की चीफ जस्टिस बने हैं? 48। 47 कौन थे? S.A. बोबड़े जी। देखिए NV रमन्ना जी, फुल फॉर्म देख लीजिए आप, नुथालापति वेंकटा रमन्ना, ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इन्होंने S.A. बोबड़े को रिप्लेस किया है। देखिए इनको किसने दिलाई है शपथ? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दिलाई। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद कौन उनका कार्यभार देखता है, तो उपराष्ट्रपति देखते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट दोनों लोगों की अगर मृत्यु हो जाए तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो देखते हैं, इतना याद रखिएगा। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक इंडिया के चीफ जस्टिस बने रहेंगे। और याद रखिएगा ये क्राइटेरिया, अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया जो है वो संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा आर्टिकल 124(1) के तहत। चीफ जस्टिस 65 वर्ष की एज तक बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और 62 वर्ष की एज तक हाई कोर्ट में। पहले चीफ जस्टिस थे H.J. कानिया। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विवाद से विश्वास स्कीम, इसकी जो पेमेंट डेडलाइन है वो कब तक बढ़ा दी? तो पहले ये बढ़ाई थी आपकी 31 जुलाई तक, लेकिन ये क्वेश्चन भी अलग है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अलग है। एक्सप्लेनेशन में आप याद रखिएगा, ऑपरेशन ट्विस्ट किसने लॉन्च किया? RBI ने लॉन्च किया। इसमें 10,000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन अडॉप्ट किया गया, मतलब 10,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज और सेल किया जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत RBI लिक्विडिटी मैनेजमेंट का काम करता है। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन घटेगा। सिंपल सा फंडा है। जैसे आपका रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए, वैसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, याद रखिएगा। बाकी RBI के विषय में सब कुछ पढ़ चुके हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 किस कंट्री द्वारा होस्ट की जा रही है? वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021, इसको मेरे ख्याल से USA होस्ट कर रहा है। ह्यूस्टन USA होस्ट करेगा। देखिए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने कहा है कि 2021 जो कि नवंबर में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही, उसको ह्यूस्टन USA द्वारा होस्ट किया जाएगा। पहली बार USA में हो रही है वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो मनु भाकर नहीं, कोई और है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, जिन्होंने कोच लेने से मना कर दिया था ओलंपिक में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस की फेडरेशन की बात करें, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर है। लुसाने में सब मेरे ख्याल से जो खेल संस्थाएं हैं, ज्यूरिख, म्यूनिख, लुसाने, ये फेवरेट जगह हैं उनकी। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है मेरे ख्याल से UK।
यूके के MET ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है वेदर और क्लाइमेट चेंज में वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बनाने के लिए। बस इतना है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बनाने के लिए वेदर और क्लाइमेट चेंज में यूके और माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम, ये बुक किसने लिखी है? तो देख लीजिए, द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम, ये बुक लिखी है अमिताभ घोष के द्वारा। बस इतना याद रखिए, द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम, ये बुक लिखी है अमिताभ घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राफेल नडाल, इन्होंने 2021 का बार्सिलोना ओपन टाइटल जीत लिया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं राफेल नडाल। ये देख लीजिए, ये हैं राफेल नडाल। इनको किंग ऑफ रेड सैंड यानी लाल बजरी का बादशाह कहते हैं, क्योंकि फ्रेंच ओपन मैक्सिमम टाइम इन्होंने ही जीता है। स्पेन के राफेल नडाल हाल ही में इन्होंने 2021 में बार्सिलोना ओपन का 68th एडिशन जीत लिया है, ग्रीस के स्टीफेनोस जो भी नाम है इनका, इनको हराकर। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कुआलालंपुर में हेडक्वार्टर है, कितनी अजीब बात है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर हेलीकॉप्टर किसने डेवलप किया है? DRDO ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर हेलीकॉप्टर डेवलप किया है। ये देखिए, DRDO द्वारा हेलीकॉप्टर्स के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। इन्होंने 60 जो ब्लेड्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सप्लाई किए हैं, ताकि इंजन एप्लीकेशन में हेल्प कर सकें। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर्स के लिए किसने? DRDO ने डेवलप की है। DRDO की बात करें 1958 में स्थापना हुई। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरपर्सन हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने इंडियन फर्म्स को टाइम मैगजीन की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में स्थान मिला है? तो दो इंडियन कंपनीज हैं, देख लीजिए आप। 2 इंडियन फर्म है, रिलायंस इंडस्ट्री और जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस इंडस्ट्री का जियो प्लेटफॉर्म और बाइजू, जिनको टाइम मैगजीन के फर्स्ट एवर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में जगह मिली है। देखिए, बाइजूस और जियो, इनको मिली है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में जगह। टाइम मैगजीन ने पहली बार ऐसी कोई लिस्ट रिलीज की है। टाइम की बात करें तो ये टाइम मैगजीन आपको पता है न्यूयॉर्क से पब्लिश होती है। एडवर्ड फेल्सेथल इसके एडिटर इन चीफ हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इसको इंडिया ने कितनी कंट्रीज के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो मेरे ख्याल से इंडिया और 2 और कंट्रीज हैं जिन्होंने इनको मिलकर लॉन्च किया है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वर्चुअली लॉन्च किया है इन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है, ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी को कम किया सके और चाइना का जो ट्रेड में डोमिनेंस है उसको भी कम किया सके। तो जो सप्लाई चेन है उसमें बेहतरीन जो भी टेक्नोलॉजी होंगी उनको अडॉप्ट किया जाएगा इस सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसको 3 कंट्रीज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 कब मनाया गया? तो अप्रैल के लास्ट वीक में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 मनाया गया। ये देख लीजिए, वैक्सीन्स को प्रमोट किया गया लोगों के बीच में। देखिए, ये जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है WHO द्वारा मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है? वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, थीम याद रखिएगा। बाकी WHO के विषय में तो आप जानती हैं। RBI द्वारा जो MD एंड CEO होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, खास करके प्राइवेट बैंक के, उनका जो टेन्योर है वो कितने दिनों के लिए कैप कर दिया गया है, नहीं इससे ऊपर के लिए नहीं अपॉइंट रह सकते हैं। पहले कहा गया था एक बार में 3 वर्ष के लिए बन सकते हैं, अब आगे मैक्सिमम 15 वर्ष के लिए ही बन सकते हैं, वरना कुछ लोग लाइफ टाइम बने रहते थे। देखिए, अब MD एंड CEO जो प्राइवेट बैंक के हैं, उनका कॉमर्शियल बैंक के हैं, वो 15 वर्ष से ऊपर नहीं रह सकते हैं। इसमें प्राइवेट बैंक भी आपके शामिल हैं। इवन MD CEO की बात छोड़ दो, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं, अगर सेम कंपनी में बात की जाए तो 15 वर्ष से ऊपर नहीं सकते। जो रिवाइज रिस्ट्रिक्शन है जल्दी जल्दी लागू हो जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे आपकी फॉरेन बैंक्स हो। ये देख लीजिए, ऐसे MD एंड CEO जो कि प्रमोटर और मेजर शेयर होल्डर भी हैं, वो 12 वर्ष से ऊपर नहीं रह सकते हैं। तो ये अलग से इन्होंने बना दिया है। MD एंड CEO होल टाइम डायरेक्टर प्राइवेट जो सेक्टर बैंक में है वो 70 वर्ष की एज तक बन सकते हैं। बाकी RBI के विषय में तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 49 है इंडिया की रैंक कैंडलर्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। ये देख लीजिए, कैंडलर्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 49। 104 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है। अच्छा, इसको टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने टॉप किया है कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स को। टोटल 7 प्लेयर्स बनाई गई है। कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स कैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा बनाई जाती है, जो कि सिंगापुर में है। अगला क्वेश्चन है, फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नए कौन बने हैं? तो नए फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने हैं, ये देख लीजिए आप, TV सोमनाथन। ये हैं TV सोमनाथन, ये
फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नए फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने हैं। 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, तमिलनाडु कैडर के। इंडिया के साथ 2+2 डायलॉग करने वाली चौथी कंट्री बन गई है रशिया। देखिए 2+2 डायलॉग डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के डायलॉग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, इन 3 कंट्री के साथ इंडिया पहले से ही 2+2 डायलॉग कर रहा था। अब रशिया चौथी कंट्री बन गई है जिसके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग करेगा फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रीज का। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा पाइथन 5 जो कि 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है, इसका तेजस एयरक्राफ्ट से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। कहाँ से? तो गोवा से टेस्ट किया गया है पाइथन 5 मिसाइल का। पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है 5th जनरेशन, गोवा से टेस्ट किया गया है तेजस एयरक्राफ्ट। अच्छा, ये पाइथन कौन बना रहा है? तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम पाइथन 5 मिसाइल को बना रहा है जो कि इजराइल की कंपनी है। तेजस से टेस्ट किसने किया है? तेजस से टेस्ट किया है आपके DRDO ने। DRDO की बात 1958 में स्थापना हुई। मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और हेडक्वार्टर तो इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बन गई हैं? डॉक्टर कीर्ति के करन्नाथ। डॉक्टर कीर्ति के करन्नाथ ये चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की। ये फर्स्ट इंडियन और एशियन वुमेन हैं जिनको 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट इंडियन और एशियन है जिनको 2021 का वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। इसको वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 का किसको मिला? डॉक्टर कीर्ति के करन्नाथ, ये बेंगलुरु में जॉब करती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इनको RBI से लाइसेंस मिल गया है स्मॉल फिनांस बैंक का। ये कहाँ स्थित है? तो यूपी में स्थित है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, यूपी बेस्ड शिवालिक अब स्मॉल फिनांस बैंक लिमिटेड हो गई है, क्योंकि पहले कोऑपरेटिव बैंक थी, लेकिन ये जो है हाल ही में RBI से क्या पा गई है? स्मॉल फिनांस बैंक का लाइसेंस पा गई है। ये फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया में जिसने RBI से स्मॉल फिनांस बैंक का लाइसेंस प्राप्त किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शिवालिक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। RBI किसी बैंक को लाइसेंस देता है कैसे? 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22(1) के तहत। तो शिवालिक, बस इतना याद रखिएगा। स्मॉल फिनांस बैंक 200 करोड़ चाहिए आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडर एंड CEO सुवीर कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इनके लिए 6 मेंबर कमेटी बनाई गई है। इसके हेड कौन है? तो ये देख लीजिए, सुदर्शन सेन इस कमेटी के हेड होंगे। RBI द्वारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए 6 मेंबर पैनल बनाया गया है, इसके हेड होंगे सुदर्शन सेन, बस इतना याद रखिएगा। जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है 2016, इसमें ARC का जिक्र है। तो ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके लिए जो 6 मेंबर कमेटी बनाई गई है, सुदर्शन सेन इसके हेड होंगे। देखिए बजट में भी बात की गई है और ऐसा कहा गया है कि गवर्नमेंट का कोई भी इसमें रोल नहीं होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में बैंक खुद बनाएंगी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टॉप किसने किया है? तो 5 वर्षों से नॉर्वे ही टॉप कर रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया 142वें प्लेस पर है इस बार भी, और पिछली बार भी 142वें प्लेस पे था। 142nd प्लेस पे है इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अच्छा, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किसने किया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बस इतना रखिएगा। इंडिया को बैड कैटेगरी में रखा गया है ब्राजील, मैक्सिको और रशिया के साथ। नॉर्वे ने लगातार 5वें वर्ष टॉप किया है, फिनलैंड 2nd पे है और डेनमार्क 3rd पे है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स याद रखिएगा, टॉप बाय नॉर्वे, 2nd फिनलैंड, 3rd है डेनमार्क, इंडिया की रैंक है 142nd। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एनुअली रिलीज किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। 2002 से ये रिलीज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्टेफेनोस जो भी नाम है इनका, इन्होंने फर्स्ट ATP मास्टर 100 सीरीज जीत ली है मोंटे कार्लो में। ये स्टेफेनोस कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ग्रीस से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो आप देख लीजिए, स्टेफेनोस ग्रीक के पर्सन हैं, इन्होंने पहली बार ATP मास्टर्स 100 सीरीज टाइटल को जीत लिया है। ATP मास्टर्स टूर्नामेंट 9 टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। ठीक है, बस इतना ही मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री वर्ल्ड में पहली कंट्री कौन सी हो गई है जिसने इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी के लिए लॉ बना दिया है? यानी इन्वायरमेंट के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्वायरमेंट आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसको मेंटेन करना। इसके लिए न्यूजीलैंड वर्ल्ड की पहली कंट्री हो गई जिसने लॉ बनाया है इन्वायरमेंट अकाउंटेबिलिटी पर। न्यूजीलैंड पहली कंट्री है वर्ल्ड की जिसने लॉ बनाया है इन्वायरमेंट अकाउंटेबिलिटी पर। देखिए 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना है। न्यूजीलैंड वर्ल्ड की न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है, वर्ल्ड की पहली गवर्नमेंट है जो प्लान कर रही है फिनेंशियल सेक्टर और इन्वायरमेंट को एक दूसरे के पास लाने के लिए। न्यूजीलैंड वेलिंगटन कैपिटल है, डॉलर इसकी करेंसी है, जसिंडा आर्डर्न प्राइम मिनिस्टर है।
तो वर्ल्ड की पहली कंट्री न्यूजीलैंड जिसने क्या इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी पर लॉ बना दिया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फिर से 1974 में स्थापना हुई थी। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है। इन्होंने कहा ग्लोबल CO2 एमिशन 33 बिलियन टन हुआ है 2021 में। कितना? 33 बिलियन टन हुआ है, जो कि 5% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर कोविड कैसे चल रहा था इसलिए थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। बस इतना याद रखिए। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलीज किया है। पेरिस में हेडक्वार्टर 1974 में स्थापना हुई थी। इंडिया एसोसिएट मेंबर बना था मार्च 2017 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। अच्छा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया वीना में है। अगला क्वेश्चन है इंडिया वियतनाम डिफेंस एक्सपो। इन्होंने आपस में देखिए डिफेंस एक्सपो के दौरान इन्होंने 5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट बूस्ट करने का टारगेट रखा है। कब तक? 2025 तक। हाल ही में इंडिया वियतनाम डिफेंस एक्सपो पर वेबिनार हुआ। थीम था इंडिया वियतनाम डिफेंस कोऑपरेशन। इन्होंने कहा कि 2025 तक $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है। इंडिया वियतनाम डिफेंस एक्सपो। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। यहाँ पर वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल बनाया जा रहा है। करेंसी है डोंग, प्रेसिडेंट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है ALH Mark 3 एयरक्राफ्ट। इसका फर्स्ट यूनिट इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है। ये कहाँ कमीशन किया गया है? तो ALH Mark 3 एयरक्राफ्ट इसका फर्स्ट यूनिट इंडियन नेवी गोवा में कमीशन किया गया है। कहाँ पर? इंडियन नेवी गोवा। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 323 में कमीशन किया गया है। क्या? ALH Mark 3 एयरक्राफ्ट को तो गोवा में कमीशन किया गया है। पहला यूनिट है इंडिजिनियसली बिल्ड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है इंडियन नेवी के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर 1940 में स्थापना हुई थी। CMD है R माधवन। इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। कोई थीम नहीं दिया हुआ है। इंटरनेशनल लेबर डे हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1886 में शिकागो में ये डिमांड हुई थी 8 घंटे का वर्क जॉब होना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेबर डे इसीलिए 1 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्थापना हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। DG हैं गे राइडर। अगला क्वेश्चन है नाटो हाल ही में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 ऑर्गेनाइज की है। कहाँ पर? नाटो द्वारा डिफेंडर यूरोप 21 ऑर्गेनाइज। ये एक्सरसाइज अल्बानिया में हुई है। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज की गई है नाटो द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंडर यूरोप इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? US आर्मी ने। नाटो की बात करें 1949 में स्थापना हुई। ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाटो में 30 मेंबर हैं जिसमें यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस इसको इनॉग्रेट किया है किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। इंडिया में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस इसको इनॉग्रेट किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने। देखिए IIT मद्रास फंडेड एक स्टार्टअप है त्वस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। ये है आपका 3D प्रिंटेड हाउस। अच्छा लग रहा है वैसे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको हाउसिंग फॉर ऑल मिलनी है, तो अगर 3D प्रिंटेड हाउस बनने लगे तो शायद और जल्दी मिल जाए। खैर 2022 आने वाला है। 2020-21 में कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स को अरेंज करने वाला, मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड डील को अरेंज करने वाला कौन सा बैंक है? 2020-21 में HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है जिसने कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स को अरेंज किया है। HDFC बैंक फिनेंशियल 21 के दौरान सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स को अरेंज करने वाला इंडिया का पहला बैंक बन गया है। HDFC के बाद एक्सिस बैंक सेकंड पे आता है। HDFC बैंक की बात करें 1994 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन CEO है। टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। पता नहीं कहाँ से समझते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई थी। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आधार पर लोगों को क्या हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 5 लाख तक का। देखिए आयुष्मान भारत स्कीम के 2 चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक तो ये हो गया जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलना है प्रत्येक फैमिली को। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसमें 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए। वर्तमान में 75,000 से भी ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इंडिया में बन चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना 30 अप्रैल 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत लॉन्च की गई थी। लार्जेस्ट हेल्थ कवर है पूरे वर्ल्ड में। आयुष्मान भारत योजना जो है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को मर्ज करने के बाद लॉन्च की गई थी। 40% इंडियन पॉपुलेशन को कवर करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
2008 में लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन है ब्रांड फिनांस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2021, इसमें थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आई है? तो LIC। देखिए हाल ही में ब्रांड फिनांस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनीज की बात की गई है। इसमें थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? LIC। तो ब्रांड फिनांस की रिपोर्ट के अनुसार लंदन बेस्ड ब्रांड फिनांस जो है इसने ये रिपोर्ट रिलीज की है। इसमें LIC जो है थर्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। अच्छा, मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड देख लीजिए आप, इंज एंड इंश्योरेंस चाइना का है, और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है पोस्ट इटालियन। बस इतना ही याद रखिएगा, इटली की संस्था है पोस्ट इटालियन। अगला क्वेश्चन है ट्राइफेड 1987 में स्थापना हुई थी। ट्राइफेड ने क्या किया है? लिंक फंड के साथ MOU साइन किया है। लिंक फंड के साथ ट्राइफेड ने लिंक फंड के साथ MOU साइन किया है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए लिंक फंड के साथ MOU साइन किया है ट्राइफेड ने। लिंक फंड जिनेवा बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राइफेड की बात करें 1987 में स्थापना हुई थी। रमेश चंद्र मीना इसके चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये देखिए सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है? लखनऊ में। इसने 2 प्रोडक्ट MSME के लिए लॉन्च किया। आपको देखना है सहवास सिडबी का हेल्थ केयर सेक्टर के लिए असिस्टेंट है, ठीक है, और अरोग सिडबी का MSME सेक्टर के लिए असिस्टेंट है। तो ये 2 प्रोजेक्ट याद रखिए, सहवास और अरोग। किसने लॉन्च किए? सिडबी ने लॉन्च किए हैं MSME के सेक्टर के लिए। जल्दी जल्दी क्रेडिट डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे इसको, MSME सेक्टर को। सिडबी की बात करें 2 अप्रैल 1990 की स्थापना हुई। लखनऊ में हेडक्वार्टर है। शिवा S रामानंद सिडबी के नए चेयरमैन हैं, CMD है। फर्स्ट कंट्री जिसने अनाउंस किया है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए भी वो रेगुलेशन बनाएगी, तो UK फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए क्या बनाएगी? रेगुलेशन बनाएगी। 2035 तक लगभग UK कार्स की 40% सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो जाएंगी। तो UK को जरूरी है कि वो रेगुलेशन बनाए सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए। ये है UK। लंदन है इसके कैपिटल, स्टर्लिंग इसकी करेंसी, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के। अगला क्वेश्चन है देखिए BRO में कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट होने वाली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है? तो BRO में कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट होने वाली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है वैशाली S हिसवे। ये देख लीजिए, ये हैं आपकी वैशाली S हिसवे। ये BRO में फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिनको कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। वैशाली वर्धा महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और काफ़ी समय से ये BRO में काम कर रही हैं। BRO क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। BRO की स्थापना 1960 में की थी, उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आ गया, पहले आता था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत। अगला क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा BSNL के साथ MOU साइन किया गया है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए? इंडियन बैंक ने BSNL के साथ पार्टनरशिप की है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। बस इतना देखिए, इंडियन बैंक और भारत संचार निगम लिमिटेड, इन्होंने आपस में पार्टनरशिप की है टेलीकॉम सर्विसेज के लिए। इंडियन बैंक की बात करें 1907 में हेडक्वार्टर है, स्थापना हुई, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। पद्मजा चुंद्रू इसकी CEO हैं। अगला क्वेश्चन है असिक्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये असिक्स जो है जापान का स्पोर्ट ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा, सर जडेजा। असिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। बस इतना दें। असिक्स क्या है? ह्योगो जापान बेस्ड एक स्पोर्ट वेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल फिनांस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडस्ट्रियल फिनांस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1948 में। एक स्टैचुरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है। अभी जो है BSc और नेशनल लिस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत कार्य करता है इंडस्ट्रियल फिनांस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बजट 2021 में 200 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रोवाइड करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा की थी कि IFCI को फंडिंग दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 200 करोड़ दे दिए हैं उसको, इसीलिए IFCI चर्चा में था, इंडस्ट्रियल फिनांस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है रोहित सरदाना जी का निधन हो गया, तो आपको पता ही होगा, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। 2004 से जी न्यूज़ के साथ से 2017 में ही इन्होंने क्या आज तक ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 इसरो लॉन्च करेगा, ये किस रिलेटेड है? तो सन के कोरोना का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। तो आदित्य L1 इसरो लॉन्च करेगा। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं विक्रम साराभाई को। डॉक्टर हैं K सिवान। अगला क्वेश्चन है विप्रो अनाउंस किया है कि ये तो खैर पढ़ चुके हैं, 2040 तक विप्रो जो है नेट GHG एमिशन वाली कंपनी हो जाएगी, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है अमित पंघल, इन्होंने
सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर्स कप में गोल्ड मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमित पंघल कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से अमित पंघल बिलोंग करते हैं। ये देख लीजिए, अमित पंघल इंडियन बॉक्सर अमित पंघल, इन्होंने 52 kg कैटेगरी में गवर्नर्स कप सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बस अमित पंघल याद रखिए, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट दंतक किसने स्टार्ट किया? सॉरी, बीआरओ ने किस कंट्री के लिए स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट दंतक? बीआरओ ने मेरे ख्याल से भूटान के लिए स्टार्ट किया था। देख लेते हैं कहाँ स्टार्ट किया था। हाँ, भूटान के लिए स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट दंतक। देखिए, बीआरओ के जो ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट दंतक 1961 में इस्टेब्लिश किया था भूटान के तीसरे किंग और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो प्रोजेक्ट दंतक तब से लेकर अब तक चल रहा है। इसमें बीआरओ क्या करता है? भूटान में रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ठीक है, भूटान की बात करें, कैपिटल है थिम्पू, करेंसी क्या है? गल्ट्रम, प्राइम मिनिस्टर है लोते तेरी सेरिंग। अगला क्वेश्चन है, एमडी जो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके नए एमडी कौन बने हैं? महेश बाला सुब्रमण्यम। ये देख लीजिए, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके नए एमडी बने हैं महेश बाला सुब्रमण्यम। 3 वर्षों के लिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं, 2003 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। उदय कोटक इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम किस बैंक ने लॉन्च की है? इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे ख्याल से लॉन्च की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। मैच्योरिटी पीरियड 1111 दिनों का होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, 1911 जब दिल्ली कैपिटल बनी थी इंडिया की 1911 में, तभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और मतम वेंकट राव इसके एमडी एंड सीईओ हैं। अब आप लोग एग्जाम दीजिए, मई की पीडीएफ आपको पढ़नी है। जून जुलाई अगस्त में इतने दिनों से बोल रहा था कि डेली करंट अफेयर्स करिएगा, उसकी मंथली मैं दे दूंगा बाद में, लेकिन वो फेज 1 के लिए नहीं रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से